बीएससी पार्ट सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास में सभी बीएससी सेकेंड ईयर सी तथा डी सेक्शन के विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछली ई क्लास में अपन ने फिजिकल केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट में थर्मोडायनेमिक्स तथा इसके फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे एंथैल्पी। एंथैल्पी को अंतर्निहित ऊष्मा भी कहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार किसी भी प्रक्रम को स्थिर दाब पर जब संपन्न किया जाता है तो जिस ऊष्मागतिकीय के फलन का उपयोग किया जाता है उसे हम H कैपिटल H द्वारा दर्शाते हैं और इसे ही तंत्र की एंथैल्पी कहते हैं, जिसका निर्धारण निम्न समीकरण द्वारा किया जाता है। एंथैल्पी H बराबर ऊर्जा E प्लस PV दाब तथा आयतन। ऊर्जा, दाब व आयतन तीनों ही अवस्था फलन है और तीनों के द्वारा ही एंथैल्पी का निर्धारण किया जाता है, इसलिए एंथैल्पी भी एक अवस्था फलन है। यदि किसी भी तंत्र के लिए एंथैल्पी परिवर्तन का निर्धारण किया जाता है तो समीकरण 1 से एंथैल्पी परिवर्तन बराबर ऊर्जा परिवर्तन प्लस दाब व आयतन दोनों में परिवर्तन। चूँकि एंथैल्पी स्थिर दाब पर संपन्न होने वाला प्रक्रम है, अतः जो दाब परिवर्तन होता है वो शून्य होता है, इसलिए यह प्रक्रम स्थिर दाब पर संपन्न होता है और इसी स्थिति में समीकरण 3 निम्न रूप प्राप्त कर लेता है, अर्थात डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। इस समीकरण में दाब P स्थिर है। ऊष्मागतिकी के अनुसार ऊर्जा को तंत्र द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा Q से भी दर्शाते हैं तथा तंत्र द्वारा किया गया कार्य स्थिर दाब पर P इंटू डेल्टा V होता है, अर्थात स्थिर दाब पर आयतन में परिवर्तन ही तंत्र द्वारा किया गया कार्य है। अतः समीकरण 4 से डेल्टा E बराबर Q माइनस W, अर्थात स्थिर दाब रखा जाए तो डेल्टा E बराबर QP माइनस P डेल V। अतः समीकरण 4 व 6 से अर्थात समीकरण 6 से डेल E का मान समीकरण 4 में रखते हैं तो निम्न समीकरण प्राप्त होता है, डेल्टा H बराबर डेल QP। अर्थात समीकरण 6 के अनुसार स्थिर दाब पर किसी तंत्र को दी गई ऊष्मा ही उस तंत्र के एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होती है। इस आधार पर ठोस तथा द्रव पदार्थों के आयतन में अधिक परिवर्तन नहीं होता, अतः डेल्टा V का मान नगण्य हो जाता है। इस स्थिति में समीकरण 4 निम्न रूप में प्राप्त होता है, डेल्टा H बराबर डेल्टा E, अर्थात समीकरण 8 के अनुसार ठोस व द्रव पदार्थों के लिए एंथैल्पी परिवर्तन तथा ऊर्जा परिवर्तन के मान लगभग बराबर होते हैं। लेकिन यदि तंत्र गैसीय अवस्था में हो तो इसके आयतन में परिवर्तन होता है, जिसे नगण्य नहीं मान सकते, क्योंकि गैसीय अवस्था में आयतन का मान निश्चित न होकर परिवर्तन दर्शाता है। अतः माना कि प्रारंभिक अवस्था में तंत्र के Na मोलों का कुल आयतन Va है और अंतिम पदार्थ के Nb मोलों का कुल आयतन Vb है, तो एक आदर्श गैस के लिए आदर्श गैस समीकरण के अनुसार PVa बराबर NaRT तथा PVb बराबर NbRT या PVb माइनस PVa बराबर NbRT माइनस NaRT या समीकरण को हल करने पर निम्न समीकरण प्राप्त होता है, डेल्टा H बराबर डेल V प्लस डेल NRT। समीकरण 11 गैसीय तंत्र के लिए एंथैल्पी परिवर्तन का निर्धारण होता है।
जहाँ डेल्टा एन गैसीय उत्पादों व क्रियाकारकों की मोलों का अंतर है। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अर्थ यदि द्रव वाष्पीकृत होता है तो वह अपने पारिपार्श्विक से ऊष्मा ग्रहण करता है। इसे तंत्र की एंथैल्पी में वृद्धि होती है। जैसे लिक्विड जल को यदि लिक्विड गैस में परिवर्तित किया जाता है तो ऊष्मा दी जाती है जिसका मान +43.93 किलो जूल होता है। लेकिन यदि वाष्प संघनित होती है तो वह अपने सराउंडिंग से को ऊष्मा प्रदान करती है तो उसकी एंथैल्पी में कमी होती है। जैसे H2O को H2O लिक्विड में परिवर्तित किया जाता है तो इस वाष्पीकरण की ऊष्मा का मान -43.93 किलो जूल होता है। अतः किसी वाष्प के द्रव में बदलने या द्रव के वाष्प में बदलने पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे वाष्पीकरण की एंथैल्पी कहते हैं। दोनों स्थितियों में आंकिक मान समान होता है लेकिन चिन्ह विपरीत होते हैं। नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, गलन की एंथैल्पी। किसी ठोस के गलन में ऊष्मा अवशोषित होती है जिससे तंत्र की एंथैल्पी में वृद्धि होती है। इसके विपरीत किसी द्रव की हिमकरण में ऊष्मा त्यागी जाती है अतः उसकी एंथैल्पी में कमी होती है। अतः किसी ठोस के द्रव में बदलने या द्रव के ठोस में बदलने पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे गलन की एंथैल्पी कहते हैं। दोनों ही परिवर्तनों में मान एक समान होता है लेकिन चिन्ह अलग अलग होते हैं। जैसे H2O सॉलिड को H2O लिक्विड में परिवर्तित किया जाता है तो डेल्टा H फ्यूजन का मान पॉजिटिव होता है और 6.02 किलो जूल प्राप्त होता है। लेकिन यदि लिक्विड जल को सॉलिड जल में बदला जाता है तो फ्यूजन एंथैल्पी का मान नेगेटिव होता है और ये मान -6.02 किलो जूल प्राप्त होता है। न्यूमेरिकल दिया गया है जिसका हल मैंने किया है, आपको ये देखना है, इसको हल करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट है स्थिरदाबी प्रक्रम, आइसोबारिक प्रोसेस, अर्थात किसी भी तंत्र में संपन्न वह प्रक्रम जिसमें दाब को स्थिर रखा जाता है। ऐसे किसी तंत्र में स्थिर दाब पर कोई परिवर्तन संपन्न कराने के लिए एक ऐसा सिलेंडर लिया जाता है जिसमें पिस्टन किसी रुकावट के बिना स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है। जैसा दर्शाया गया है, प्रारंभिक अवस्था ए सिलेंडर है और अंतिम अवस्था सिलेंडर बी है। दोनों में दाब स्थिर है लेकिन फिर भी आयतन और ताप दोनों परिवर्तित हो रखे हैं। दाब स्थिर है अर्थात P अपोजिट, दाब अपोजिट बराबर दाब P। अतः ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार dE ऊर्जा बराबर dQP माइनस P dV। यदि स्थिर दाब पर इस समीकरण का समाकलन करें तो समीकरण 2 प्राप्त होता है। निम्नतम स्थिति 1 है और अंतिम स्थिति सेकंड है। ऐसी स्थिति में यदि हम हल करते हैं पूरे समीकरण को तो समीकरण 6 प्राप्त होता है। समीकरण 6 डेल्टा H बराबर QP, अर्थात समीकरण 6 के अनुसार स्थिर दाब पर तंत्र द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा उसकी एंथैल्पी में वृद्धि के बराबर होती है। यह ऊष्मा तंत्र पारिपार्श्विक से ग्रहण करता है। समीकरण 4 को ये हम निम्न रूप में भी लिख सकते हैं तो समीकरण 8 प्राप्त होता है, अर्थात डेल E प्लस P डेल V बराबर QP। समीकरण 8 के अनुसार यदि सराउंडिंग से ग्रहण की गई ऊष्मा QP तथा आयतन में हुआ परिवर्तन डेल V ज्ञात हो तो तंत्र की ऊष्मा परिवर्तन डेल E को परिकलित किया जा सकता है। एक अनंत सूक्ष्म परिवर्तन के लिए समीकरण 6 को निम्न प्रकार लिखते हैं, डेल या DH बराबर डेल QP, माना कि एंथैल्पी ताप व दाब का चर है अर्थात H बराबर DTP। तो समीकरण 10 को हल करते हैं तो समीकरण 11 प्राप्त होता है, अर्थात DH बराबर डेल H अपॉन डेल TP DT
प्लस डेल एच अपॉन डेल पी टी डी पी। समीकरण नंबर 11 प्राप्त होता है। चूँकि एंथैल्पी स्थिर दाब पर संपन्न होने वाला प्रक्रम है, इसलिए डी पी बराबर 0 अर्थात सेकंड 11 समीकरण का सेकंड भाग है वो पूरा का पूरा शून्य प्राप्त हो जाता है। और इस स्थिति में समीकरण 11 से हमें समीकरण 12 प्राप्त होता है, जिसका मान डी एच बराबर डेल एच अपॉन डेल टी पी डी टी होता है। समीकरण 9 और 12 से हम ज्ञात करते हैं तो डेल क्यू पी बराबर डेल एच डेल अपॉन डेल टी पी डी टी अर्थात स्थिर दाब पर ताप के साथ एंथैल्पी में हुआ परिवर्तन स्थिर दाब पर ग्रहण की गई ऊष्मा के बराबर होता है। समीकरण 13 को समीकरण 14 के रूप में प्राप्त कर सकते हैं और समीकरण 14 के अनुसार स्थिर दाब पर ताप पर में dt परिवर्तन के लिए कोई तंत्र अपने पारिपार्श्विक से जितनी ऊष्मा ग्रहण करता है उसे उस तंत्र की स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता Cp कहते हैं। अतः डेल क्यू पी अपॉन डेल टी तंत्र की स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता Cp है। अतः समीकरण 14 से Cp बराबर डेल एच अपॉन डेल टी पी समीकरण 15 प्राप्त होता है। समीकरण 15 से डेल एच बराबर Cp अपॉन डी टी प्लस डेल एच अपॉन डेल पी टी बराबर डी पी। समीकरण 17 चूँकि ये प्रक्रम समीकरण 16 भी स्थिर दाब पर संपन्न होता है अतः डी पी बराबर 0, तो समीकरण 16 से निम्न समीकरण प्राप्त होता है डी एच बराबर सी पी डी टी। समीकरण 17 अर्थात अवस्था में T1 से T2 के मध्य